हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। सो आज हम 12 जून 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उन्होंने बोला था कि उनके पास डिटेल है और ये जो बोला जा रहा है कि कोविन पोर्टल मतलब यहाँ पे आपका जो डेटाबेस है वो लीक हो रहा है, डार्क वेब के थ्रू सेल किया जा रहा है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो एम्पावर्ड ग्रुप है ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव आस्क्ड इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, तो सर्ट इन है CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, ठीक है। तो ये जितने भी डोमेस्टिक और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं तो उनकी हेल्प के साथ ये जितने भी कोविन प्लेटफॉर्म को एक बार दोबारा से चेक करेंगे और जो भी वर्नरेबिलिटीज़ होंगी उनको एड्रेस करेंगे अगर कुछ होंगी तो, ठीक है। तो ये बोला गया है यहाँ पे। देन एक जो न्यूज़ है ये है XILNFS चेयरमैन रवि प्रथासारथी अरेस्टेड बाय EOW, ठीक है। तो ये क्या है, लीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है। और ये क्या है, ये ग्रुप है एक आई एल एंड FS जो है एक 300 कंपनीज का ग्रुप है, ठीक है। वॉज यूज एज अ व्हीकल टू प्रेपिटेट वन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडियाज लार्जेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो यहाँ पे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड इसको बोला जा रहा है, विच वॉज हेडेड बाय दी तब उस टाइम पे जो चेयरमैन थे इसके CEO रवि प्रसाद सारथी। और इनके खिलाफ FIR भी रजिस्टर्ड हुई है एज पर द तमिलनाडु प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एक्ट 1997। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है इनके अगेंस्ट मतलब एक्शन ले सकते हैं क्योंकि इन्होंने डिपॉजिट और इंटरेस्ट रिटर्न नहीं किए हैं ऑन अ कंप्लेंट बाय 63 मून्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ठीक है। तो ये सब भी है। तो इनको अरेस्ट कर लिया गया है किसने, EOW, दैट इज इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, ठीक है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के द्वारा इनको अरेस्ट कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय जिसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं, तो इन्होंने भी इन पे देखा था फरवरी 2019 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट द ILNFS टॉप ऑफिशियल, इंक्लूडिंग इनके ऊपर भी लगा था। किसके अंतर्गत, जो ED के अंतर्गत क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ठीक है। तो ये लगा था उस टाइम पे। तो एक बार हम जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है और ED है उसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। तो EOW इकोनॉमिक ऑफेंस जो सीरियस होते हैं उनसे डील करने के लिए जो भी स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट होती है तो उन्होंने एक सेपरेट विंग रेडी की हुई है, सेटअप की है विद इन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट स्टाइल्ड एज इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, ठीक है। EOW इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हम करें, प्रवर्तन निदेशालय, तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैंडेट है कि जो भी मतलब 2 स्पेशल फिजिकल लॉ के अंतर्गत है, ठीक है। एक फेमा और एक दूसरा PMLA को देखता है। फेमा दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो 1999 का था, और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 1956 फर्स्ट मई को ये इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से प्रसिद्ध था एंड बाद में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स के अंतर्गत था उस टाइम पे। हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वायलेशन, उस टाइम पे फेमा की जगह फेरा था, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 का। लेकिन 1957 में इसका नाम जो था चेंज हुआ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किया गया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल था वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। तो 1960 में ये हुआ था और 1957 में रीनेम उसका हुआ था एज अ EU इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और एक और फैक्ट इसमें ये कि 4 इयर्स के लिए जो डायरेक्टरेट था वो एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन में रहा था, किसके, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ठीक है, 1973 से 77। तो ये तीनों स्टेटमेंट में क्लैरिटी होनी चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू 1960 1957 में रिनेम किया गया था। दो जो एक्ट हैं इसमें फिजिकल लॉ, एक तो फेमा, दूसरा PMLA 2002 का, ठीक है। तो ये इसमें आते हैं। और पावर्स की बात करें तो यही है, सिविल लॉ ये होता है हैविंग क्वासी जुडिशियल पावर्स, और PMLA क्या है, क्रिमिनल लॉ, ठीक है। तो एक तरीके से आर्थिक खुफिया एजेंसी हो गई ED। नेक्स्ट न्यूज़
यहाँ पे हमने पुलित्जर प्राइज देख लेते हैं। पुलित्जर प्राइज फोकसेस ऑन कवरेज ऑफ पैंडमिक लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है। तो अभी ये अवार्ड किए गए थे फ्राइडे को, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को ये दिए जाते हैं। और 2020 का जो दिया गया है, मतलब पब्लिक सर्विसेज में दिए जाते हैं जो प्रेस्टिजियस पुलित्जर अवार्ड होते हैं। तो इस बार का गया है न्यूयॉर्क टाइम्स को फॉर इट्स कवरेज ऑफ द कोरोना वायरस पैंडमिक, एन अवार्ड शेयर्ड बाय मैनी डिपार्टमेंट्स एंड द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये इन्होंने बाकी ये सारे आप देख सकते हो किसको किसको क्या मिला हुआ है यहाँ पे। द नेशनल रिपोर्टिंग अवार्ड जो है मार्शल प्रोजेक्ट को मिला है। टैम्पा बे टाइम्स को लोकल रिपोर्टिंग अवार्ड मिला है, ठीक है। बज़फील्ड न्यूज़ को क्या मिला है, पुलित्जर मिला है ना, इन द इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में मिला है फॉर इट्स इन्वेस्टिगेटिव सीरीज ऑफ द स्केल ऑफ जो चाइना में जो इंटरमीडिएट कैंप है वहाँ पे जो उइगुर के साथ मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उससे रिलेटेड। पुलित्जर प्राइज़ की यहाँ पे बात करें तो और देख लेते हैं कब इस्टेब्लिश हुआ था। आउटस्टैंडिंग पब्लिक सर्विस के लिए दिया जाता है मेनली, अचीवमेंट इन अमेरिकन जर्नलिज्म, लेटर एंड म्यूज़िक, और जोसेफ पुलित्जर के नाम से ये दिया जाता है, ठीक है। न्यूज़पेपर पब्लिशर हु गिव मनी इन हिज विल टू कोलंबिया यूनिवर्सिटी टू लॉन्च अ जर्नलिज्म स्कूल एंड एस्टैब्लिश द प्राइज। 1917 में ये एस्टैब्लिश किया गया था एंड एडमिनिस्टर्ड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड पुलित्जर प्राइज बोर्ड। ईच विनर्स रिसीव, उनको $15,000 का US$ का कैश अवार्ड मिलता है एंड सर्टिफिकेट मिलता है। विनर इन द पब्लिक सर्विस कैटेगरी इज अवार्डेड द गोल्ड मेडल, ठीक है। तो गोल्ड मेडल भी मिलता है यहाँ पे। एल सेल्वाडोर के बारे में हम 3 दिन से पढ़ रहे हैं। मैप में भी मैंने आपको लोकेशन दिखा दी है। सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। एक तो किस लिए थी, क्योंकि WHO ने मलेरिया फ्री कर दिया था। दूसरा ये है कि यहाँ पे लीगल टेंडर दे दिया गया है किसको, बिटकॉइन को, ठीक है। बिटकॉइन को क्या दे दिया गया है, लीगल टेंडर। अब पहले से लीगल तो था यहाँ पे ऑलरेडी, बिटकॉइन ऑलरेडी वॉज लीगल टू यूज़ इन एल सेल्वाडोर, लेकिन अभी क्या हो गई है, इसकी एक्सेप्टेंस जो उस टाइम पे वॉलेंट्री थी, लेकिन अब ये लेजिस्लेशन पास होने के बाद क्या होगा, जितने भी बिजनेसेस होंगे, ठीक है, एक्सेप्ट दोज विदाउट द टेक्नोलॉजी, तो वो उनको किस में एक्सेप्ट करनी होगी पेमेंट, बिटकॉइन में, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाता है लीगल टेंडर और जो वॉलेंट्री अगर एक्सेप्टेंस है, ठीक है। तो ये है। और यहाँ पे एक एल जोंटे के बारे में बताया गया है कि एल जोंटे जो है एक विलेज है पैसिफिक कोस्ट में ही, हैज़ हैड द क्रिप्टो करेंसी इन हिट्स इकोनॉमी फॉर द पास्ट ईयर। तो यहाँ पे 500 फिशिंग एंड फार्मिंग फैमिलीज जो थे, कुछ भी अगर उनको ग्रॉसरीज लेनी है तो वो बिटकॉइन का यूज़ करते थे पहले से ही। समथिंग गवर्नमेंट इन्विजन फॉर द कंट्री एट लार्ज, तो ये बोला जा रहा है। और यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि एल सेल्वाडोर की जो मतलब यहाँ पे डॉलर है, इनकी कोई खुद की मॉनेटरी पॉलिसी मतलब नहीं है, इनकी डॉलराइज्ड इकोनॉमी है। और 2001 में उसको डॉलराइज किया गया था, और ये बोल रहे हैं कि ये डी डॉलराइजेशन का प्लान नहीं है, वो भी साइड बाय साइड चलेगा बिटकॉइन। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, अगर कहीं पे भी आपसे एग्ज़ाम में या फिर कहीं पे इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि हज़ारा कम्युनिटी वॉज इन न्यूज़, तो ये कहाँ की कम्युनिटी, एटलीस्ट आपको यहाँ पे डेली आप रेगुलरली आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको याद करने में बिल्कुल आसानी रहेगी, क्योंकि यहाँ आपने एक बार देख लिया है और मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। हज़ारा इन अफ़गानिस्तान ग्रैपल विद अनदर स्पाइक इन किलिंग्स, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान की कम्युनिटी है जिनके साथ बहुत ज़्यादा एट्रोसिटी। अब देखो ये बोला जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में ये तो है कि बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ अफ़गान्स किल्ड इंजर्ड एवरी मंथ इन वायलेंस, जो भी कनेक्टेड होता है कॉन्स्टेंट वॉर की वजह से। लेकिन ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको इंटेंशनली टारगेट किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर एथेनिसिटी, ठीक है। और ये क्योंकि जो दूसरे एथेनिक ग्रुप हैं जैसे ताजिक है वहाँ पे, ठीक है, अफगानिस्तान में ताजिक एक एथेनिक ग्रुप है, उज़्बेक है, तो इनसे, या फिर पश्तून हो गए, ठीक है, पश्तून मेजॉरिटी, तो इन सब के रिलीजन से थोड़ा इनमें डिफरेंस है। इस वजह से इनको स्कूल हो या मॉस्क हो, ठीक है, या फिर कहीं पे भी वेडिंग्स हो, स्पोर्ट्स क्लब हो, इवन इन बर्थ, तो इनको इनको किल किया जाता है इंटेंशनली। अभी ये 9% है ऑफ द अफगान पॉपुलेशन, और 36 मिलियन पॉपुलेशन पीपल हैं ये स्टैंड अलोन बीइंग टारगेटेड। तो ये है कि मोस्ट हज़ारीज ये क्या है, ये शिया कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जो मेनली जो सुन्नी मुस्लिम्स रेडिकल्स होते हैं, सुन्नी मुस्लिम रेडिकल्स, यहाँ पे आप कभी भी मतलब बोले तो ये रेडिकल्स वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि सारे सुन्नी तो ऐसे नहीं बोल सकते ना हम कि रेडिकल्स हैं, लेकिन कुछ जो रेडिकल्स हैं इसमें, तो उनके द्वारा किल किया जाता है इनको, लाइक जो इस्लामिक स्टेट ग्रुप है, और इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है बाय मैनी इन द सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री, ठीक है। तो ये बहुत वल्नरेबल स्थिति में यहाँ पे रह रहे हैं। इसके अलावा
G7 nations gather to pledge 1 billion वैक्सीन डोजेस फॉर वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये है कि अब G7 समिट होगी तो इन्होंने 1 बिलियन वैक्सीन डोजेस वर्ल्ड के लिए ये प्लेज लिया है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये होगा। प्लेज फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट है ना, जो बाइडेन ने बोला है 500 मिलियन डोजेस हम देंगे। बोरिस जॉनसन जो है उन्होंने 100 मिलियन शॉट्स की बात की गई है यहाँ पे। और G7 लीडर में कौन कौन सी कंट्रीज है? यूएस, यूके, जापान, यूएस, यूके, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड कनाडा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फ्रांस। तो ये 7 कंट्रीज हो गई G7 में। और इनकी अभी जो है सबमिट होगी, ऑफिशियल सबमिट। अभी जो थी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री की, वो जो सबमिट थी फाइनेंस मिनिस्टर्स की। ठीक है, कोविड डेल्टा वेरिएंट है 60% मोर ट्रांसमेबल, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। किम जोंग उन के पॉप ए विशियस कैंसर, ये बोल रहे हैं जो साउथ कोरिया का जो पॉप कल्चर है ना, तो जैसे हेयर स्टाइल्स, स्पीचेस, बिहेवियर्स, अटायर्स, तो ये बोल रहे हैं कि ये सही नहीं है। व्हाट डिनायल ऑफ यूएस अप्रूवल्स मीन्स फॉर कोवैक्सीन, तो ये है कि यूनाइटेड स्टेट ने डिसाइड किया है कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन अभी कोवैक्सीन को नहीं मिलेगा। द इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। तो ये डिसीजन को कम्युनिकेट किया गया है कंपनी के अमेरिकन पार्टनर से, ओक्यूजेन, इवन बिफोर इट्स सबमिटेड इन ईयू एप्लीकेशन ऑन द वैक्सीन। ठीक है, तो ये है कि मतलब यूएसए क्यों नहीं चाहता इसको ईयूए देना कोवैक्सीन को। तो अभी ये बोला है कि वो फास्ट ट्रैक अप्रूवल कोविड-19 वैक्सीन के इतने जल्दी वो नहीं करना चाहते हैं। एंड उनके जो ऑपरेशन वैप स्पीड इनिशिएटिव है, तो उन्होंने 18 बिलियन जो है डेवलपमेंट में वेरियस वैक्सीन के इन्वेस्ट किए हैं। और ऑलरेडी उन्होंने ईयूए किसको दिया है? फाइजर बायोएनटेक को एंड मॉडर्ना को। ठीक है, और जॉनसन एंड जॉनसन को भी। सो वाइल कंट्री हैज़ मैनेज टू वैक्सीन अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, और इन्होंने काफ़ी एक हर्ड इम्यूनिटी भी बोला जा रहा है कि अडेप्ट कर लिए, तो एक ये रीज़न इसका हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसका मतलब ये है कि हमारी कोवैक्सीन में कोई दिक्कत है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उन्होंने रिकमेंड किया है कि कर सकते हैं इसको। दिस मीन्स द यूएस एफडीए विल नाउ नीड एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड डेटा। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होगा, उसके बाद ही वहाँ पे अप्रूवल मिलेगा। तो ये सब बातें यहाँ पे की गई हैं। हाउ महाराष्ट्र डिफाइंस हेरिटेज ट्रीज एंड वाई, तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो अमेंडमेंट करना चाह रही है किसमें? महाराष्ट्र अर्बन एरियाज प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1975। अब यहाँ पे इसमें क्या इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? ये जो हेरिटेज ट्री हैं उनका प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। कैबिनेट ने भी मतलब ग्रीन लाइट जो है इसको ऑलरेडी दे दी है। लोकल सिविक बॉडीज काउंसिल दैट विल टेक डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ ट्री। अब हेरिटेज ट्री क्या होते हैं? जो जिनकी एस्टिमेटेड एज कितनी होती है? 50 साल या फिर इससे ज़्यादा होती है, उनको क्या डिफाइन किया जाता है? हेरिटेज ट्री। और स्पेसिफिक स्पीसीज के भी वो हो सकते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम नोटिफाई किया जाता है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है, जो स्टेट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है ये इम्प्लीमेंट करता है इस एक्ट को। इन्होंने भी जो ट्रीज़ की जो रेयरिटी है, बॉटनिकल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस, माइथोलॉजिकल, और जो उसकी कल्चर इंपॉर्टेंस है, वो एक हेरिटेज ट्री को डिफाइन करती है। ठीक है, और लोकल ट्री अथॉरिटी जो होती है वो इंश्योर करती है कि हर 5 सालों में एक ट्री सेंसस हो। क्या हो? ट्री सेंसस हर 5 सालों में हो, और उसके बाद हम काउंटिंग करें हेरिटेज ट्रीज इसमें कितने थे, क्या थे। ठीक है, हाउ इज़ द एज ऑफ ट्री डिटरमिन, तो एज की मतलब ट्री की जो एज है कैसे डिटरमिन होती है? उसको बोलते हैं डेंड्रो क्रोनोलॉजी। ठीक है, एज ऑफ ट्री इज डेंड्रो, मतलब डिटरमाइन करना ट्री की एज को, उसको बोलते हैं डेंड्रो क्रोनोलॉजी। एंड बाई काउंटिंग द रिंग्स, तो यहाँ पे क्या होता है? डेटिंग ऑफ ट्री रिंग्स ऑल्सो, इनको ग्रोथ रिंग्स भी बोला जाता है। तो इनको क्या करते हैं? काउंट करते हैं, इसके एज कैन बी डिटरमिन। लेकिन ये प्रोसेस बोला जा रहा है थोड़ी इन्वेसिव है। एंड कोर सैंपल्स भी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं यूजिंग अ बोर्ड, एंड द होल इज देन सील टू प्रिवेंट डिजीज। तो ये सब भी कुछ बातें हैं। अभी ये बोला जा रहा है कि वाई वॉज द कंसेप्ट ऑफ हेरिटेज ट्री इंट्रोड्यूस्ड, तो इसको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है क्योंकि हेरिटेज ट्री को, और ट्री की जो एज है ये डिटरमाइन करती है कि कितने मतलब नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए गए एज पार्ट ऑफ द कंपनसेटरी। अगर वहाँ से आप किसी ट्री को कट करते हो तो एज अ कंपनसेटरी प्लांटेशन आपको करनी होगी, है ना, कि अगर एनी वन कटिंग अ हेरिटेज ट्री विल नीड टू प्लांट एज मैनी एज ट्रीज एज द कट ट्रीज एज, कि अगर 52 है
ट्री की एज कितनी है हेरिटेज ट्री की, 52 साल या फिर इससे ज़्यादा है, तो आपको 52 ही पौधे लगाने होंगे, है ना, एज अ कंपनसेटरी। तो ये भी एक था। करंट कंपनसेटरी प्लांटेशन रूल ये है कि 1 सैपलिंग हैज़ टू बी प्लांटेड फॉर ईच ट्री दैट इज कट, है ना। मुंबई में ट्री अथॉरिटी ने सेटअप किया 1976 में 1:3 का, अंडर द अमेंडमेंट इफ फॉर एग्जाम्पल 52 ईयर। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है, पार्टली फेलिंग द ट्री विल हैव टू प्लांट 52 ट्रीज एज कंपनसेशन, ठीक है। तो ये है, इसकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है ट्री की। एंड अथॉरिटी मतलब क्या करेगी, तो ये बोला है कि एनी प्रपोजल टू कट मोर देन 200 ट्रीज, अगर 5 साल से ज़्यादा के वो 200 ट्रीज, वो 200 ट्रीज को कट करते हैं, तो स्टेट अथॉरिटी को रेफर किया जाना चाहिए ये मामला। एंड द लोकल ट्री अथॉरिटी विल हैव टू इंश्योर द प्रोजेक्ट इज़ नॉट सब डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला गया। और 33% जो ग्रीन बेल्ट है उस एरिया में, उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। देन व्हाट टू वॉच आउट फॉर एट G7। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपना समिट में जाएंगे, मतलब पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे। वर्चुअली ये हो सकता है, ठीक है, वर्चुअली ही होगा। हाइब्रिड, कल भी हमने पढ़ा था कि हाइब्रिड ये मीटिंग होगी, कि आधे वहाँ होंगे फिजिकल प्रेजेंट और बाकी वर्चुअल लीडर जो है पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट वर्चुअली इन द आउटरीच सेशंस ऑफ G7 समिट ऑन June 12 and 13, ठीक है। तो केवल बोरिस जॉनसन नहीं जा रहे हैं और हम नहीं जा रहे हैं ना, बाकी के ये लोग ऑलरेडी यहाँ पे मिलेंगे सब। तो ये देख सकते हो आप। और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ये है, कॉर्नवेल इंग्लैंड में ये लोग मिले थे। PM विल टेक पार्ट इन द समिट 12 and 13 को। अब ये बोला जा रहा है कि व्हाट इज ऑन द एजेंडा ऑफ फॉर दिस ईयर। तो G7 US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान इसमें है। UK करंटली होल्ड्स द प्रेसिडेंसी। और इंडिया के साथ साथ किसको इन्वाइट किया है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका को भी इन्वाइट किया गया एज अ गेस्ट कंट्री फॉर द समिट, विच विल विटनेस अ हाइब्रिड और फिजिकल वर्चुअल पार्टिसिपेशन। तो थीम इसकी क्या है, बिल्ड बैक बेटर, ठीक है, बिल्ड बैक बेटर, BUILD, बिल्ड बैक बेटर, ये इसकी थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूके ने ये प्रायोरिटी एरियाज भी इसमें बताए हैं कि ग्लोबल रिकवरी जो कोरोना वायरस से है, किस तरीके से हमको फ्यूचर पैंडमिक से है तो उसके लिए स्ट्रेंथन होना है, और जो फ्री एंड फेयर ट्रेड है उसको भी हमको प्रमोट करना है, प्रॉस्पेरिटी। देन क्लाइमेट चेंज यहाँ पे डिस्कशन का पार्ट होगा, है ना, प्रिजर्विंग द प्लेनेट बायोडाइवर्सिटी। देन शेयर्ड वैल्यूज़ एंड ओपन सोसाइटीज़ की यहाँ पे बात की जाएगी, अपने जो व्यूज़ हैं ग्लोबल रिकवरी किस तरीके से करनी है पैंडमिक में, और विद अ फोकस ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, तो इन सब पे फोकस किया जाएगा। हाउ ऑफ्टन हैज़ इंडिया अटेंडेड इट। तो 2014 से अगर हम बात करें, दिस इज़ द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार है जब प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं G7 मीटिंग में। और इससे पहले इंडिया को जो है फ्रेंच प्रेसिडेंसी ने 2019 में इन्वाइट किया था बियारिट्ज समिट में, है ना, बियारिट्ज समिट जो गुडविल पार्टनर था। प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्टिसिपेट इन द सेशन ऑन क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी एंड ओशियन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो था, इंडिया ने G8 समिट को 5 बार अटेंड किया था। और 2014 में रशिया तो इससे सस्पेंड कर दिया गया था आफ्टर एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, G8 से G7 बन गया था। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी की बात करें, तो उस टाइम पे मई लास्ट ईयर में उन्होंने मतलब ये इनविटेशन दिया था, और G7 को बोला था कि ये बहुत ज़्यादा आउटडेटेड ग्रुप है, और ये बोला था कि ही वुड लाइक टू इंक्लूड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड रशिया। तो इन्होंने G7 को क्या कर दिया था कि ये या तो G10 बन जाए या फिर ये क्या बन जाए, G11 बन जाए, है ना। लेकिन फिर ये नहीं हो पाई सितंबर नवंबर 2020 में, ड्यू टू पैंडमिक एंड US इलेक्शंस भी उस टाइम पे थे, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। अभी यूके के इन्विटेशन में अभी ये बोला जा रहा है कि मोदी वॉज एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल, लेकिन फिर बैन हो गया। व्हाट शुड वन वॉच आउट फॉर, दिस विल बी प्रेसिडेंट बाइडेन फर्स्ट विजिट, ठीक है। तो पहली फर्स्ट विजिट है ये यूरोप में, एंड ही विल सिग्नल हिज की मैसेज कि अमेरिका इज़ बैक। तो एक तो पहली बात ये होगी। दूसरा ये कि यूके से मिलेंगे, ये बोरिस जॉनसन से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, क्वीन एलिजाबेथ से मिलेंगे, जो भी अपने अलाइज है समिट में उनसे मिलेंगे। देन ये नेटो कॉन्क्लेव में जाएंगे इन ब्रसेल्स, ठीक है, EU का हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स में, June 14 को ये मिलेंगे। बिफोर हिज कन्वर्सेशन रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से भी ये मिलेंगे, किससे मिलेंगे, व्लादिमीर पुतिन से, जिनेवा में ये मिलेंगे 2 days लेटर। बाइडेन अर्लियर हेल्ड द फर्स्ट समिट ऑफ, अभी इससे पहले उन्होंने क्वाड की ऑलरेडी, मतलब देखो अमेरिका इज़ बैक इसी तरीके से कि कहाँ से कहाँ, यूके से नेटो से, मतलब पूरे कहाँ मिल रहे हैं, ब्रसेल्स में EU से, देन पुतिन से रशिया से, देन क्वाड लीडर से ये ऑलरेडी मिल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड US।
तो ये क्या कर रहे हैं, वैक्सीन प्रोडक्शन की भी यहाँ पे इन्होंने बात की। हेड ऑफ G7 बाइडेन अनाउंस्ड अ मेजर इनिशिएटिव कि इनको क्या करना है, 500 मिलियन ये फाइजर बायो एनटेक डोजेज ये देंगे और नो स्ट्रिंग्स अटैच, है ना। तो यहाँ पे समिट में भी ये बोला जा रहा है कि बिलियन ऑफ डोजेज की यहाँ पे बात की गई थी कोविड वैक्सीन की टू पुअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनका, ऐसा कहना था कि वैक्सीन द वर्ल्ड बाय 2022, है ना, एंड ऑफ 2022 पूरे वर्ल्ड को वैक्सीनेट करना है। एंड दिस इज़ अबाउट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमैनिटेरियन ये ऑब्लिगेशन है हमारा। एंड स्पीच में इन्होंने कहा कि USNSA जेक सुविलियन G7 विल मेक फर्दर ज्वाइंट डिक्लेरेशन कि किस तरीके से हम क्या प्लान करेंगे आगे। तो बाइडेन अगर जॉनसन की मीटिंग होगी तो क्या होगा, इन्होंने देखो न्यू वर्जन एक 80 ईयर्स ओल्ड जो अटलांटिक चार्टर है थर्सडे को वो भी साइन किया गया है, कन्फ्रंट रशिया एंड चाइना। ठीक है, अटलांटिक चार्टर के बारे में एक बार अलग से मैं बता दूंगी, लेकिन ये फोकस करेगा चार्टर साइबर अटैक्स, कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी और क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी, ग्लोबल पार्टनरशिप और शिफ्ट फ्रॉम ट्रम्प अमेरिकाज फर्स्ट पॉलिसी। अब बाइडेन पुतिन क्यों, इनकी क्यों ज़रूरी है, ठीक है, हमने यहाँ पे देखा इन दोनों की इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि एक न्यू जो आर्कटिक चार्टर है वो ये नई तरीके से काम करेंगे और बाइडेन और पुतिन क्या करेंगे, उनके देखो रफ पैथ से रिलेशन चल रहे हैं, मतलब रशिया और US के बीच में ज़्यादा संबंध अच्छे नहीं थे। और अभी जो है वेन्यू जो बाइडेन पुतिन मीटिंग का है वो जिनेवा चुना गया है और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है क्योंकि यहाँ पे ही पहली बार जो US के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन थे उस टाइम पे इनकी पहली मीटिंग हुई थी सोवियत यूनियन के जो उस टाइम पे मिखाइल गोर्बाचोव थे, है ना, उनके साथ इन 1985। तो ये मिलेंगे यहाँ पे। और देन जो जो भी इश्यूज हैं जैसे कि इलेक्शन को किस तरीके से मतलब यहाँ पे वो हर्ट कर रहे थे, है ना, मैनिपुलेट कर रहे थे रशिया। देन बाइडेन के ये चांसेस हैं ऑफ बिकमिंग द प्रेसिडेंट, हर्ट उसको हर्ट करना। देन सैंक्शंस जो लगाए हैं रशिया के प्रति वो जो हैक कर रहे हैं, साइबर अटैक्स जो वहाँ से हो रहे हैं, जेलिंग ऑफ अपोजिशन लीडर लेक्सी नेवलिनी, तो इन सब पे भी बातचीत होगी। एंड इंडिया के लिए क्या है यहाँ पे, इंडिया के ग्लोबल इंस्टीट्यूशन और ग्रुपिंग्स जो ये सारी हैं जियो पॉलिटिकल रियलिटीज़, तो उनके लिए बहुत इम्पैक्ट डालेगी ट्रम्प का, क्योंकि ऑफर है कि हमको G7 को क्या करना है, इंडिया को भी ऐड करना है उसमें, है ना, कि ग्लोबल हाई टेबल पे हम भी एक कंट्री रहेंगे विद एन असर्टिव चाइना अराउंड द कॉर्नर। तो US इज कॉलिंग ऑल लाइक माइंडेड कंट्रीज टू पार्टनर इन डीलिंग विद बीजिंग। तो बाइडेन और जॉनसन अगर ये क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे तो इसके लिए एक ग्लोबल अलायंस बन जाएगा 10 से 11 कंट्रीज़ का। और ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल इंडिया के लिए होगा क्योंकि अभी हम देखो मैसिव शॉर्टेज वैक्सीन की फेस कर रहे हैं न्यू दिल्ली में। अभी हमें देखना है कि US किस तरीके से अनाउंस करता है या हमको किस तरीके से वो जो पहली जो वैक्सीन डोजेज है वो कैसे शेयर करते हैं ना, स्ट्रैटेजिकली ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग के थ्रू या फिर कोवैक्स के थ्रू। तो बाइडेन मेक्स अनाउंसमेंट कि वो करेंगे शेयर डोजेस एंड दिस मीन्स इंडिया इज़ लाइकली टू गेट वैक्सीन फ्रॉम US, तो किसी भी तरीके से मिलेंगी हमको, और 2 to 3 बिलियन वैक्सीन इन द फर्स्ट ट्रांच, है ना। तो ये सब बातें यहाँ पे की गई हैं। US देन फोकस ऑन चाइना, मतलब ये है कि यहाँ पे अभी जो मॉस्को और US के रिलेशन अगर अच्छे हो जाते हैं तो इंडिया के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। और रशिया को अगर थोड़ा दूर ले जाते हैं तो बीजिंग कुड बी मतलब गेम चेंजर इन करंट जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, तो चेंज ये इसमें रखेगा। नोटेड कन्नडा पोएट राइटर दलित एक्टिविस्ट सिद्धालिंगा डाइज। ठीक है, तो ये कन्नडा के नोटेड पोएट और प्ले राइट थे, दलित एक्टिविस्ट थे, प्रोफेसर। ही डाइड फ्रॉम कोरोना वायरस कॉम्प्लिकेशंस बेंगलोर में। ठीक है, तो यहाँ पे इनके कुछ पोइट्री और कुछ कलेक्शंस के बारे में बताया गया है। होले मादिगरा हादू द सॉन्ग ऑफ द मादिगास 1975। और ये जो थे जो मूवमेंट हुआ था दलित संघर्ष समिति, तो उसके भी फाउंडर थे यहाँ पे, दलित पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा एक फोर फ्रंट पे थे ये, 1980s 1990s में फाउंडर ये थे। ठीक है, दलित संघर्ष समिति के। देन ये जो है आर्टिकल आप एक बार इनको खुद देख लेना कि उसी से रिलेटेड है कि वैक्सीन हेजिटेंसी और कल्चरली रेजोनेंट इन्फॉर्मेशन कैंपेन इज नीडेड काउंटर वैक्सीन हेजिटेंसी, है ना, जो रूरल इंडिया में मतलब एक तरीके से लोगों में ये सब दिमाग में उनके बैठ जाता है कि नहीं वैक्सीन लगाएंगे तो हमको ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट्स यहाँ पे यूज़ हो सकती हैं ना, जो पीपल को रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न चैनल या फिर रीजनल न्यूज़पेपर के माध्यम से वहाँ पे उनको जागरूक किया जाए और आर्टिस्ट को इनक्रेज किया जाए कि वो क्या करे, इनोवेटिव कुछ मैसेज दे म्यूज़िक के थ्रू, मोरल्स या फिर डांस ड्रामा। और वंडरफुल एग्जाम्पल है यहाँ पे फ्रॉम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज़ इमर्ज वेर इन पॉपुलर फोक सॉन्ग्स आर बीइंग यूज्ड टू हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ वैक्सीन। तो ये है, वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, देन
यहाँ पे डी राजा ने ये आर्टिकल जो लिखा है कि वाई सिडिशन लॉ जो है उसको जाना चाहिए, क्योंकि ये कॉलोनियल टाइम पे ये बना हुआ था। और आई हैड इंट्रोड्यूस अ प्राइवेट मेंबर बिल इन 2011 इन द राज्यसभा सो टू अबॉलिश द सिडिशन लॉ, है ना। उस टाइम पे मैंने ये प्रपोज भी किया था, इनका ये कहना है। एंड यूज टू, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है और स्पीच है उसको कर्ब करता है। और देर आर इनफ लॉज ऑलरेडी हमारी कंट्री में इस तरीके के हैं जो एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से डील करते हैं। इन इंडिया देर इज़ नो नीड टू कंटिन्यू विद द सिडिशन लॉ, है ना। सिडिशन लॉ 124A के अंतर्गत आपको राजद्रोह या फिर देशद्रोह के अपराध में अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। और रिसेंटली जो एक रिपोर्ट थी फ्रीडम हाउस की, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021, तो इन्होंने डेमोक्रेसी अंडर सीज से इंडिया की जो रैंकिंग थी उसको, स्टेटस को डाउनग्रेड किया। फ्री कंट्री से हमको पार्टली फ्री कंट्री बना दिया गया। वन ऑफ द रीजंस फॉर द फॉल इन द राइज इन सेडिशन केसेस अगेंस्ट डिसेंटर्स। तो यहाँ पे ये है कि मोदी गवर्नमेंट को, सेंटर को, बीजेपी रेजिम सेवरल स्टेट में जो है यहाँ पे सिटीजन चार्जेस वो जो एकेडमिशियन, लॉयर, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, स्टूडेंट्स हैं, 2014 से लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिसरिगार्ड कर रहे हैं कि इसको लिमिटेड करना था सिडिशन को। एंजॉइंग द सिडिशियस एक्टिविटीज और स्पीच शुड इन्वॉल्व इंसाइटमेंट टू वायलेंस और पब्लिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये है, ये इस पे ध्यान देना चाहिए था, यही बोला जा रहा है ऑथर के द्वारा। देन यहाँ पे क्या है, द कॉर्नवेल कंसेंसस। तो ये वही सब है G7 समिट से रिलेटेड है कि एक न्यू डायरेक्शन देगी, बट न्यू प्रिंसिपल मस्ट नॉट बी रेसिस्ट टू सीवियर डोमिनेंट इंटरेस्ट। तो एक बार सबमिट हो जाने दो, उसके बाद जो आर्टिकल आएंगे उसके क्या कंक्लूजन निकला, किस तरीके से जियो पॉलिटिक्स जो है शेप हो रही है, क्या इंटरनेशनल ऑर्डर बन रहा है, ठीक है। तो तब हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे है अटलांटिक चार्टर से रिलेटेड आर्टिकल है। तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने रिसेंटली इंस्पेक्ट किए डॉक्यूमेंट को अटलांटिक चार्टर से, और ये बोला कि हम इसको क्या करेंगे, दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे। तो ये जो डिक्लेरेशन था ये साइन हुआ था अगस्त 1941 में, किसके बीच, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बीच में। दोनों ही लीडर ने साइन किया व्हाट दे आर कॉलिंग अ न्यू अटलांटिक चार्टर डिफेंड द प्रिंसिपल वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन ओपन सोसाइटी। अटलांटिक चार्टर एक जॉइंट डिक्लेरेशन था जो वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 45 के बीच में यूनाइटेड स्टेट और ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा सेट किया गया था पोस्ट वॉर वर्ल्ड के लिए। फर्स्ट अनाउंस किया गया 14 अगस्त 1941, 26th अलाइड नेशन के लिए था। और अमंग इट्स मेजर पॉइंट्स वर अ नेशंस राइट टू चूज इट्स ओन गवर्नमेंट, ठीक है, कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को किस तरीके से ईज किया जाना है डिसआर्मामेंट पोस्ट वॉर के टाइम पे। द डॉक्यूमेंट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट की स्टेप टुवर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1945 दैट वाज इंक्लूडेड इन द अटलांटिक चार्टर, ठीक है। तो ये था 8 कॉमन प्रिंसिपल इसमें ऐड किए गए थे, है ना। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ब्रिटेन जो है टेरिटोरियल गेन्स के लिए, मतलब वो क्या करेंगे, वॉर नहीं करेंगे। दे अपोज द एनी टेरिटोरियल चेंजेस मेड अगेंस्ट द विशेज ऑफ द पीपल कंसर्न टू सपोर्ट द रिस्टोरेशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। और पीपल शुड हैव द राइट टू चूज देयर ओन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये अपनी विजिट के बाद इनका एक यही है कि जो 3 सीज है, यानी कि चाइना, कोरोना वायरस, क्लाइमेट चेंज, है ना, तो इन सब चैलेंजेस को भी उन्हें एड्रेस करना है और रिजनोवेट करना है। जो भी अमेरिका इज़ बैक वाली जो टर्मोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं यूएसए के कंटेक्स में, और जो इंडिया साउथ कोरिया की जो प्रेजेंस है अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया G7 समिट एज अ रिकॉग्निशन ऑफ द अर्जेंट इम्पेरेटिव टू वाइडन द बेसिस ऑफ द वेस्ट इन डीलिंग विद ग्लोबल चैलेंजेस। तो ये है। और अटलांटिक चार्टर जो है एलिनेटेड इंडियन नेशनलिज्म फ्रॉम द वेस्ट एंड न्यू चार्टर एंड द रिबूटिंग ऑफ वेस्टर्न शुड फैसिलिटेट प्रोडक्टिव फेज ऑफ इंडियाज कोऑपरेशन जो यूएस और इसके अलाइज हैं उसके बीच में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक कमिटमेंट ये है। देन यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट लॉन्चेस ऑनलाइन मॉड्यूल टू ट्रैक इनरोल किड्स आउट ऑफ स्कूल। तो यहाँ पे ऑनलाइन मॉड्यूल है कंपाइलिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस डेटा आइडेंटिफाइड बाय ईच स्टेट एंड यूटी एंड मैप विद स्पेशल ट्रेनिंग सेंसस। तो प्रबंध पोर्टल इसका नाम है, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर जो रमेश पोखरियाल है उनका ये कहना है। यूएन बॉडी लॉट्स गवर्नमेंट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, ठीक है, तो इन्होंने बोला है सेंट्रल के जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है फॉर कंट्रीज वेयर रीजनल डिस्पैरिटीज इन द डेवलपमेंट स्टेज परसिस्ट। तो ये कब स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम, 112 डिस्ट्रिक्ट में 28 स्टेट में, जनवरी 2018 से ये स्टार्ट हुआ था। कुलभूषण जाधव को मतलब अब अपील करने का अधिकार है, मतलब वो अपील कर सकते हैं, कंसुलर एक्सेस टू जाधव एंड
तो हेग बेस्ड जो आईसीजे है रूल जुलाई 2019, देन पाकिस्तान मस्ट अंडरटेक एन इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन उनको करना चाहिए ऑफ द कन्विक्शन एंड सेंटेंस ऑफ जाधव एंड ऑल्सो ग्रांट कॉन्सुलर एक्सेस टू इंडिया विदाउट फर्दर डिले। ठीक है, तो ये बिल पास मतलब उन्होंने किया यहाँ पे अपने पार्लियामेंट में, लोअर हाउस में, रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन बिल 2020। और इसका एम यही था कि जाधव को क्या करना, कॉन्सुलर एक्सेस देना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और वो क्या कर सकते हैं, राइट टू अपील यहाँ पे उनको है। ठीक है, तो काफ़ी क्रिटिसिज्म इमरान खान का इस चीज़ को लेके वहाँ पे हुआ। टॉप रेडियोलॉजिस्ट पद्मावती दुआ डाइज आफ्टर लॉन्ग बैटल विद कोविड। ठीक है, तो पद्मावती दुआ, शी वॉज 61 एंड शी वॉज पॉपुलरली नोन एज चिन्ना दुआ। ठीक है, तो चिन्ना दुआ इनको बोला जाता था। और कॉमेडियन, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एंड हर हस्बैंड हैड बोथ बीन एडमिटेड टू गुड़गांव मेदांता हॉस्पिटल। तो ये है। और फ्रांस यहाँ पे इंडिया का सपोर्ट कर रहा है और ये डिमांड कर रहा है इंडिया के लिए कि G7 कंट्रीज़ को जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स है, जो कोरोना वायरस मतलब कोविड-19 वैक्सीन के लिए प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, तो उस पर आपको जो एक्सपोर्ट बैन है वो हटा देना चाहिए। और एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस अहेड ऑफ G7 मीटिंग। ठीक है, तो G7 मीटिंग से पहले उन्होंने ये कॉर्नवेल यूके में ये कहा। और एज वी नो देयर हैव बीन एक्सपोर्ट बैन्स फ्रॉम सेवरल G7 मेंबर कंट्रीज़। तो ये क्या करता है, ब्लॉक करता है प्रोडक्शन को दूसरी कंट्रीज़ में, और प्रोडक्शन मिडिल इनकम कंट्रीज़ में भी ब्लॉक करता है, जबकि बहुत ज़्यादा इसेंशियल है प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन फॉर पुअरेस्ट कंट्रीज़। यूएनडीपी के बारे में हमने पढ़ा था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इनकी एक अभी रिपोर्ट भी आई है, मेल्टिंग ग्लेशियर। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि जो भी थर्ड पोल है, जिसको हिंदू कुश हिमालयन माउंटेन HKH बोला जाता है, तो यहाँ पे 2/3 इसकी जो आइस है वो मेल्ट हो सकती है। अबाउट 2 बिलियन पीपल ये फेस मतलब फूड और वाटर शॉर्टेज 2100 तक क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, शॉर्टेज फील करेंगे, फेस करेंगे। ग्लेशियर मेल्टिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, जो एंथ्रोपोजेनिक मॉडिफिकेशंस की वजह से हो रही है एटमॉस्फेयर में, मतलब जो मानव के द्वारा जो किए जाती है एक्टिविटी है वो। वेदर पैटर्न्स में क्या हो रहा है, डिसरप्शन देखने को मिल रहा है, ग्लेशियर वॉल्यूम में चेंजेस, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है। तो क्लाइमेट चेंज को की वजह से जो मानसून पैटर्न्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा थ्रेटेंड उसको हो सकती है। इम्पैक्ट्स 10 मेजर रिवर सिस्टम विच हेल्प इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, सोशियो इकोनॉमिक डिसरप्शन। ठीक है, ये सब हो सकता है। HKH की बात करें जो, ये 8 कंट्रीज तक एक्सटेंडेड है, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान। और ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट स्टोरेज ऑफ फ्रोजन वाटर है आफ्टर अंटार्कटिका एंड आर्कटिक। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज द थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड इसको बोलते हैं, हिंदू कुश हिमालयन रीजन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चन भी बता सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ढूंढ सकते हो कि हिंदू कुश हिमालयन रीजन डज नॉट एक्सटेंड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, चाइना, इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश। ऑपरेशन पेंजिया एक वेल स्टैब्लिश इंटरनेशनल एफर्ट है बाय इंटरपोल टू डिसरप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कल ही इसके बारे में पढ़ा था, तो आप बताना है, इसका आंसर ज़रूर करना। ठीक है, देन हमने ये पक्के टाइगर रिजर्व जो है ये न्यूज़ में है। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, पखाई टाइगर रिजर्व भी इसको बोला जाता है। और ये इसको इंडिया का बायोडायवर्सिटी अवार्ड भी मिला है 2016 का, कंजर्वेशन थ्रेटेंडेड स्पीसीज हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम ये किया था। एंड इट इज़ बाउंडेड बाय बरेली और कामिंग रिवर, सॉरी बारेली और कामिंग रिवर इन द वेस्ट एंड नॉर्थ, बाय पक्के रिवर इन द ईस्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे जो नेबर्स हैं इसके, पापुम रिजर्व फॉरेस्ट इन अरुणाचल प्रदेश, असम नामेरी नेशनल पार्क कल भी पढ़ा था, दोईमारा रिजर्व पढ़ा था। ठीक है, देन ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेन पेरिनियल स्ट्रीम्स जो है यहाँ पे नामेरी, खारी, अपर दिकराई, वेस्ट ऑफ कामिंग रिवर है ना, ये है। इट फॉल्स इन द ईस्टर्न हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। देन यहाँ पे FSSAI के बारे में था, न्यूज़ में थी, ऑटोनमस स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है ये। और उड़ीसा के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने कैश रिवॉर्ड जो है घड़ियाल के रेस्क्यू के लिए अनाउंस किया है। और घड़ियाल जो है शेड्यूल 1 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का उसमें आता है, इसको क्रिटिकली इंडेंजर डिक्लेयर किया गया है IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके द्वारा। ठीक है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, थ्रेटेंडेड स्पीसीज की कैटेगरी में ये है। और जेनेटिकली वीकर होते हैं देन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स एंड मगर्स। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है
5 MHz स्पेक्ट्रम फॉर रेलवेज, तो 700 बैंड ये होगा रेलवेज का टू कैप्टिव यूज इन एरियाज ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन क्या होता है, फोर्थ जनरेशन होता है, एग्जाम में भी आया था। वायरलेस स्टैंडर्ड दैट प्रोवाइड्स इंक्रीज नेटवर्क कैपेसिटी एंड स्पीड अप, सेलफोन को जो स्पीड अप कर दे अदर सेलुलर डिवाइसेस कंपेयर्ड विद जो 3G टेक्नोलॉजी थी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।